दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी लेखपाल की भर्ती आने वाली है और आपका लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा आपकी 50,000 प्लस वैकेंसी यूपी पुलिस की आएगी और आपकी यूपी एसआई की भी भर्ती कंप्लीट आनी है। तो आपको ये बता देता हूँ कि 3 भर्ती तो आनी निश्चित है और यूपी पुलिस की एक ही भर्ती आएगी बस अब, क्योंकि 2021 से 2022 में चुनाव है। 2021 तक का इन्हें जून जुलाई तक का क्या कराना है, इन्हें जून जुलाई तक का इन्हें भर्ती कंप्लीट करानी है और उसके बाद फिर इलेक्शन की तैयारियां स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको देखते हुए तो इन्होंने पहले ही लॉकडाउन खुलते ही लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 4,000 वैकेंसी तो यूपी लेखपाल की आएगी, फिर 5,000 प्लस आपकी यूपी एसआई आएगा और 50,000 प्लस आपका दिल्ली पुलिस आएगा। तो आपको ये 3 भर्ती जरूर देखने को मिलेगी। लॉकडाउन खुलते ही 2-4 दिन बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा किसी ना किसी भर्ती का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट की है और हिंदी की क्लास में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जिससे आपके हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपका इसमें कोई सी भी, चाहे आपकी परीक्षा हो, आपकी परीक्षा यूपीएसआई हो या फिर आपकी लेखपाल हो या फिर आपका पीसीएस हो, पीसीएस तक का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं जब पढ़ाऊंगा तभी बताता हुआ चलूंगा। और आपका यूपी पुलिस में तो आता ही है, यूपीएसआई में और लेखपाल में यहाँ तो कन्फर्म आता ही है, और आपका एसएससी जीडी में भी। तो ये 5 महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका हरियाणा का है, उस वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कोई चिन्ह दे देता है और उसमें क्या होता है, उसमें ये चिन्ह पूछ लेता है कि ये कहीं का चिन्ह है। ठीक है, चलो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से चिन्ह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, हम स्टार्ट करेंगे विराम चिन्ह से। दोस्तों, आज की जो ये क्लास है वो मैं शुरू से नहीं डाल रहा। इससे जो अगला पार्ट है ये तो केवल एक कहने का मतलब ये रिहर्सल सही है। ठीक है, तो हम केवल इसको विराम चिन्ह को डाल रहे हैं आज। कल से मैं वर्णमाला से स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, तो तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आपका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो। आपका फायदा होना चाहिए। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम विराम चिन्ह की। दोस्तों, सबसे पहले मैं विराम का अर्थ बता देता हूं। विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना, या तो रुकना या फिर हम इसको बोल देते हैं रुकावट। 2 वर्ड होते हैं, रुकावट या रुकना। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा, आप लगातार कोई वर्क नहीं कर सकते। जैसे आप 20 दिन तक का कोई वर्क नहीं कर सकते, तो आपको रेस्ट करना जरूरी है, आपको आराम करना जरूरी है। इसी तरह से जब हम भाषा को लिखेंगे या बोलेंगे तो उसमें हमारा रुकना जरूरी है। अब वो वहां पे रुकना कितनी देर के लिए रुकना जरूरी है और कितने कम समय के लिए, कितने ज्यादा के लिए हमें रुकना जरूरी है, वो हम इन चिन्हों के माध्यम से पता करेंगे। ठीक है, कि अगर कहीं पर हमें रुकना हो ज्यादा देर के लिए तो हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, अगर हमें कम समय के लिए रुकना हो तो कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, और अगर हमारे से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो उसमें कौन सा यूज करेंगे, अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो उसमें लिखने में तो हम कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, अगर हमें कोई वर्ड शॉर्ट में लिखना हो तो उसके लिए आप कौन सा चिन्ह यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें कोई पैराग्राफ दिया गया हो या फिर हमें कोई पद दिया गया हो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, तो हम उसके लिए आज 12 महत्वपूर्ण चिन्ह पढ़ेंगे। वैसे तो ये चिन्ह 20 बताए गए हैं, 20 किसने बताए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। विराम चिन्हों की संख्या मैं आपको बता देता हूं। संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 20। किसके अकॉर्डिंग? श्री कामता प्रसाद, श्री कामता प्रसाद, श्री कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसकी विराम चिन्ह की संख्या कितनी मानी गई है? 20। अब जो श्री कामता प्रसाद ने सभी चिन्ह कौन सी भाषा से माने गए हैं? सभी चिन्ह अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से माने गए, अंग्रेजी भाषा से माने गए। ठीक है, इसमें एक को नहीं माना उन्होंने। वो एक कौन सा है? आपका पहले वाला ही है कि एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? पूर्ण विराम को छोड़कर, पूर्ण विराम को छोड़कर, पूर्ण विराम को छोड़कर। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं
कि पूर्ण विराम को छोड़कर, तो यहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन गए। एक तो ये क्वेश्चन बन गया पहला तो कि श्री कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम इसकी विराम चिन्ह की संख्या कितनी मानी है, तो आपका 20, ठीक है। और विराम चिन्हों की संख्या 20 किसके अकॉर्डिंग मानी गई है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग। अब श्री कामता प्रसाद ने सभी चिन्ह कौन सी भाषा से लिए गए माने हैं, अंग्रेजी भाषा से, ठीक है, वो मैंने बता दिया। और एक ये भी क्वेश्चन बन गया कि श्री कामता प्रसाद ने अंग्रेजी भाषा से कौन से चिन्ह को नहीं माना है, तो वो आपका हो जाएगा पूर्ण विराम, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम जान लेते हैं कि कौन से चिन्ह का यूज कहां पे किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला है पूर्ण विराम। क्या है हमारा ये पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, मैं आपको चिन्ह बता देता हूं। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह ये वाला होता है, आपने देखा होगा डंडा सा लग जाता है, इसे जो बोलते हैं ना खड़ी पाई का चिन्ह भी बोल देते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं हम इसको, खड़ी पाई का चिन्ह, खड़ी पाई का चिन्ह भी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। दोस्तों आप इसको मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चले, आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, या फिर आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे जैसे मैं करता रहूंगा तो आप शुरू से ही स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो इसका। तो पूर्ण विराम का चिन्ह कहां पे यूज किया जाएगा, पूर्ण विराम का चिन्ह वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे दो सेंटेंस दिए गए हो, दो वाक्य दिए गए हो, दो वाक्यों को अलग अलग किया गया हो, ठीक है। अगर दो वाक्यों को अलग अलग किया गया हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका पूर्ण विराम लग जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं इसका, जैसे करके, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये फुल स्टॉप लगा दूंगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फुल स्टॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है, और मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है, ये कंप्लीट होगा। आपके बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे, मैं बाजार जाता हूं, मैं दिल्ली जाता हूं, मैं मुंबई जाता हूं, या फिर मैं खाना खाता हूं, तो ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी सेंटेंस। तो जहां पर आपका कोई सेंटेंस कंप्लीट होता हो, पूर्ण वाक्य होता हो, तो वहां पर आपका क्या लगेगा, पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा चिन्ह पढ़ लेते हैं। दूसरा चिन्ह किसका है, दूसरा चिन्ह अल्प विराम। अल्प विराम का साइन ये वाला होता है, देखो कोष्ट में नहीं होता, कोष्ट में तो मैंने जानबूझ के रखे हैं, कोष्ट नहीं लगता इनके यहाँ पे, ठीक है। तो पूर्ण इसका अल्प विराम का, अल्प विराम, देखो अल्प विराम का साइन तो ये वाला होगा। अल्प विराम का जो मैं अर्थ बता देता हूं, अर्थ क्या होता है अल्प विराम का, अल्प विराम का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़ा सा रुकना, थोड़े समय के लिए रुकना, या थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा रुकना, ठीक है। तो अल्प विराम का मतलब क्या होगा आपका, थोड़ा सा रुकना। अब देखो इसमें क्या होगा, इसका यूज कहां पर होगा, यूज बता देता हूं मैं, प्रयोग, इसका प्रयोग बता देता हूं। जैसे दो समान शब्द है, दो समान शब्द है, उन्हें अगर हमें अलग अलग करना हो तो हम उसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, अल्प विराम का। दो समान शब्द कैसे हो गए, जैसा आपने सुना होगा सीता, राम और लक्ष्मण, यहाँ पे हम और लगा देंगे, तो जहां पर तीन चीजें आ गई हो, अगर कहीं पर दो चीजें आ गई तो उसके बीच में और तथा या लगा लेंगे हम, या अथवा लगा लेंगे। या फिर अगर तीन चीजें एक साथ आ गई हो, जैसे सीता, राम और लक्ष्मण, तीनों के तीनों के आगे इंसान है, सीता राम के बीच में क्या आ गया हमारा, ये लक्ष्मण क्या आ गया, यहाँ पे हमारा अल्प विराम आ गया। क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपने सुना होगा कि हम लोग, एक अगर मैं एग्जाम्पल लूं, हम लोग नदी, नाले और झरने की तरफ बढ़ने लगे, तो इसका यूज कहां पर होगा, अल्प विराम का जो यूज होगा वो कहां पर होगा, दो समान शब्दों को अलग करने में किसका यूज होगा,
अल्प विराम का यूज होगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तीसरा होता है आपका टॉपिक, तीसरा टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, अर्धविराम। तीसरा नंबर किसका आता है, तीसरा नंबर आता है आपका अर्धविराम, अर्धविराम, ठीक है। अर्धविराम का जो साइन होता है, ये कहीं लगाओ, बिंदी लगा दो बस इसके नीचे और यहाँ पे कोमा लगा दो, ठीक है। अब देखो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, इसका यूज हम ऐसी जगह करेंगे, देखो पूर्ण विराम में हमने फुल स्टॉप लगा दिया था, अल्प विराम में हम थोड़े समय के लिए रुके थे, इसका मतलब हम इसके लिए तो ज्यादा समय के लिए रुके थे, और अल्प विराम के लिए कम समय के लिए। लेकिन अर्धविराम के लिए कितनी देर रुकेंगे, अल्प विराम के लिए हम, देखो अर्धविराम के लिए जहां पे अल्प विराम से तो अधिक समय लगता हो, मतलब इससे तो अधिक समय लगता हो और इससे कम समय लगता हो पूर्ण विराम से, तो वहां किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पर आपका अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। फिर से बता देता हूं, जहां पे अल्प विराम से तो ज्यादा समय लगता हो और पूर्ण विराम से कम समय लगता हो, ठीक है, वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, अर्धविराम। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, क्या पूछा गया है कि हम वहां पे कौन से चिन्ह का यूज करते हैं जहां पे अल्प विराम से तो अधिक समय लगता हो और पूर्ण विराम से कम समय लगता हो, वहां पे क्या किसका यूज करेंगे हम, अर्धविराम का यूज करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे आपने सुना होगा ना, वह, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, वह कब आएगा, वह कब आएगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ठीक है, वह कब आएगा मैं नहीं जानता, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, वह कब आएगा, तो यहां पर मैंने कोमा नहीं लगाया, यहां पर मैंने लगाया अर्धविराम, तो आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चौथा चिन्ह होता है आपका, चौथा नंबर किसका था आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो आप सभी को पता होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला होता है, मतलब जहां पे कोई को प्रश्न कर रहा हो वहां पे किसका यूज होगा, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। ये तो बहुत आसान है, सबसे आसान है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया हो, जैसे मैं दिल्ली कब जाऊंगा, मैं बागपत कब जाऊंगा, ठीक है, या मेरा पेपर कब होगा, ठीक है। तो वहां पर हम आखिर में हम किसका यूज करते हैं, जैसे वह कब आएगा, वह कब आएगा, तो क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वह कब आएगा, ठीक है। या फिर हम इसमें बोल देते, आपने इंग्लिश में सुना हो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, ये भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसके लास्ट में भी हम किसका यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बता देता हूं अब मैं, दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसका नोट्स बना लो, फिर मैं इसको रख कर देता हूं, ठीक है। तो चौथा कंप्लीट हो चुका हमारा। अब हम आते हैं पांचवें नंबर पे, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ये भी सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट होता है आपका पांचवा जो नंबर आता है वो होता है आपका विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। देखो आपने विस्मय का अर्थ सुना होगा, जो विस्मय का अर्थ होता है, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है। विस्मय का अर्थ क्या होता है, विस्मय का अर्थ होता है आपका आश्चर्य, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका पर्यायवाची शब्द में विस्मय का अर्थ क्या होता है, आश्चर्य। तो आश्चर्य बोध माने बोध कराने वाला, बोधक माने क्या होगा, बोध, अब बोध हो गया, कै का मतलब होगा यहाँ कराने वाला, ठीक है। तो अगर मैं इसके संधि विच्छेद करूं, विस्मय का मतलब आश्चर्य होगा, बोध माने बोध हो गया, कै का मतलब होगा यहाँ पे कराने वाला चिन्ह, मतलब आश्चर्य प्रकट करने वाला चिन्ह, ये आश्चर्य दिखाने वाले चिन्ह को हम क्या कहेंगे, विस्मय बोधक चिन्ह कहेंगे। यहाँ पे आश्चर्य ही नहीं बल्कि बहुत सारे वर्ड यूज किए जाएंगे, जैसा आपने देखा होगा आश्चर्य होगा, ये आप किसी से घृणा कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके अंदर भय हो, ठीक है, ये इस तरह के वर्ड इसमें यूज किए जाएंगे, या फिर आपका हर्ष हो,
ठीक है, ये शब्द इसमें यूज किए जाएंगे। तो उसका जो चिन्ह होता है, उसका चिन्ह होता है ये वाला, मतलब पूर्ण विराम लगा दो, उसके नीचे बिंदी लगा दो, वो चिन्ह किसका होता है, विस्मय बोधक का। ये यूज कहाँ पे होगा, जैसे शाबाश, जैसा आपने सेंटेंस सुना होगा ना, पहला सेंटेंस शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, यही उम्मीद थी। दोस्तों जब आप पेपर देखा होगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको बोलूंगा शाबाश, तो शाबाश के बाद में इसका यहाँ पे क्या लगा दूंगा, विस्मय बोधक चिन्ह, और मैं आपको बोलूंगा कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी, या मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो आप एक तो सेंटेंस आपका ये बना। दूसरा सेंटेंस अगर मैं बोलूं, अरे अरे ये तुमने क्या कर डाला, ये तुमने क्या कर डाला, क्या कर डाला, ठीक है, क्या कर डाला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या कर डाला। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आपको क्या बोलूंगा, अरे ये तुमने क्या कर डाला, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, मैं ऐसे ही तो बोलूंगा। तो आप ये चीज डिस्कस करो कि आप पहले सेंटेंस को फॉलो करोगे या दूसरे सेंटेंस को। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप सभी पहले सेंटेंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरे मुंह से आपको यही सुनना है कि शाबाश, मुझे आपसे सभी से यही उम्मीद थी, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप, ठीक है, वो बाद की बात रहेगी। अब देखो, एक दूसरा सेंटेंस मत लाने देना मेरी जबान पे, एक भी स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट क्या है, अरे अरे ये तुमने क्या कर डाला, ठीक है, ये तुमने क्या कर डाला। तो ये दो क्या थे, ये इसके एग्जाम्पल थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट नंबर, छठा नंबर। छठा नंबर होता है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, तो उदाहरण चिन्ह दो होते हैं दोस्तों। दो कौन से होते हैं, एक तो आपने देखा होगा ये वाले, ठीक है, और एक आपको होता है सिंगल वाला, ठीक है। दो होते हैं आपके, ये तो होता है आपके इक हरे, इक हरे, हरे आपके होते हैं दोहरे। तो दो तरह से होता है, इक हरे उदाहरण चिन्ह और दोहरे उदाहरण चिन्ह, ठीक है। अब हम इसका यूज देखेंगे कहां पर करते हैं इसका यूज। जैसे अगर मैं इसका यूज देखूं तो मैं क्या कहूंगा, श्री रामधारी सिंह दिनकर, श्री रामधारी सिंह, और मैं कोमे में लिखूंगा दिनकर, और दिनकर एक हरे चिन्ह में लिखूंगा, ठीक है। दिनकर एक छायावादी कवि थे। दोस्तों मैं आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बना दिया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छायावादी प्रगतिवादी कौन सा कवि है, तो श्री रामधारी सिंह दिनकर एक छायावादी कवि थे, ठीक है, और ये कवि थे, लेखक नहीं थे। कवि और लेखक में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। तो हम एक तो ये होगा, तो इस वाले में तो हम किसका यूज करेंगे, श्री रामधारी। अगर हमें एक क्वेश्चन आ गया श्री रामधारी सिंह दिनकर एक छायावादी कवि थे, इसमें किसका यूज होगा, एक हरे उदाहरण चिन्ह या दोहरे उदाहरण चिन्ह, या फिर ऑप्शन में कुछ और दे देगा, तो हम यहाँ पे एक हरे उदाहरण चिन्ह का यूज करेंगे। और दोहरे उदाहरण चिन्ह आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, आपने इंग्लिश में क्या पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या होता है उसमें जैसे पूछा, माँ ने पूछा, यहाँ पर पूछ लिया, और फिर यहाँ पर होगा तुम कब आए, ये वाला हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका डबल चिन्ह हो गया। तो जहाँ पे तो इसके दो एग्जाम्पल थे उदाहरण चिन्ह के, आपको पता लग गया कि कहाँ पे किसका यूज होगा, ठीक है। किसी विशेष के लिए एक हरे के लिए, और अगर कोई स्पेशल ना हो, तुम स्पेशल थोड़ा ही ना हो, या मैं स्पेशल थोड़ा ही ना हो, तो तुम अगर यहाँ पे स्पेशल नहीं हो तो, या फिर आप विशेष नहीं हो, तो यहाँ पे आपका डबल चिन्ह का यूज किया जाएगा, दोहरे उदाहरण चिन्ह का। और अगर आप स्पेशल हो तो आपके लिए क्या यूज किया जाएगा, इक हरे, ठीक है। नेक्स्ट चल देते हैं। नेक्स्ट नंबर किसका आता है, सातवां नंबर। मैं इसका एग्जांपल रख कर देता हूं, सातवां एग्जांपल आपको बता देता हूं। सातवां क्या है आपका, योजक चिन्ह। सातवां जो एग्जांपल है वो आपका योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह छोटा सा है, ये
जिसको याद रखना है, एक तो आपका होता है योजक चिन्ह, एक आपका होता है निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह तो आपका छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं ये कहां कहां पे इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, योजक चिन्ह अगर ये छोटी रेखा है, छोटी रेखा को कहा जाएगा, और बड़ी रेखा को क्या कहा जाएगा, आपका निर्देशक चिन्ह कहा जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ बड़ा बना दिया, यहाँ पे आपका छोटा बना दिया। देखो इसका यूज तो कहाँ पर होगा, सुख दुख, जैसा आपने देखा होगा ना, सुख दुख। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, दूसरा एग्जांपल इसका हो जाएगा माता पिता। तीसरा एग्जांपल अगर मैं इसका लूं, दिन रात, इस तरह के बोल सकते हो। ठीक है, तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि जहां पे विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्दों के बीच में अगर हम दोनों लिख दे तो उनके बीच में किसका यूज होता है, योजक चिन्ह का। तो यहाँ पे ये भी चीज याद रखेगी, योजक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है, विलोम शब्द के लिए होता है ज्यादातर। ठीक है, आपने सुना होगा दाल रोटी भी बना सकते हो आप, दाल रोटी, दाल और रोटी। ठीक है, नेक्स्ट करा देता हूं अब मैं। नेक्स्ट नंबर किसका आ गया, कोष्ठक। नेक्स्ट नंबर किसका आता है, कोष्ठक। कोष्ठक भी दो होते हैं, एक तो होता है आपका छोटा कोष्ठ, इसको बोलते हैं हम छोटा, छोटा कोष्ठ, और एक आपका होता है मंझला कोष्ठ भी होता है आपका, बड़ा कोष्ठ भी होता है। ठीक है, मैं दो बता देता हूं, बड़ा कोष्ठ, एक आपका होता है मंझला कोष्ठ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मंझला, ये तो मैथ वगैरह में यूज होगा ज्यादातर, मंझला कोष्ठ। ठीक है, वैसे तो रेखा कोष्ठ भी होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि छोटा कोष्ठ और बड़े कोष्ठ का यूज हम कहां पे करेंगे। देखो जैसे अगर मैं ये कहूं तुम निरंतर मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, तुम निरंतर मेहनत करते रहो। तो यहाँ पर आपने देखा निरंतर का मतलब कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाते, तो कभी कभी एग्जामिनर या फिर आपका कौन जो भी आपका एग्जाम लेता है, लेखक होता है, वो क्या लिख देता है, निरंतर के आगे लगातार लिख देता है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तुम निरंतर मेहनत करते रहो, तो अगर किसी के समझ में आए तो आप तुम लगातार मेहनत करते रहो, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा होगा छोटे कोष्ठ का यूज हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल बता देता हूं, अभिनय शर्मा, अभिनय शर्मा, अभिनय शर्मा, क्या तुम अभिनय शर्मा के बारे में जानते हो, के बारे में जानते हो। ठीक है, तो अभिनय शर्मा के बारे में जानते हो, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या आप अभिनय शर्मा के बारे में जानते हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी पोस्ट में ये लिख दूं कि गणित अध्यापक, गणित अध्यापक, तो इसका मतलब हो जाएगा जिसके बारे में हम पूछ रहे कोई क्वेश्चन है कि आप अभिनय शर्मा को जानते हो, तो उसका पता हमें चलेगा कि वो गणित का टीचर भी है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका कि जो अभिनय शर्मा है, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा क्या आप अभिनय शर्मा के बारे में जानते हो, तो किसी ने जवाब दिया कि नहीं, फिर आपने कहा कि मैथ टीचर है, तो क्वेश्चन में आप लिख सकते हो क्या तुम अभिनय शर्मा के बारे में जानते हो, या फिर आप बोल सकते हो क्या तुम गणित के अध्यापक के बारे में जानते हो। तो गणित का अध्यापक कौन है, अभिनय शर्मा। वैसे तो बहुत सारे हैं, आपका राकेश यादव भी है, आपका गगन प्रताप भी है, अभिनय शर्मा भी है, और एक गोयल वगैरह भी नाम काफी सुनने में आ रहा, और काफी अच्छे अच्छे टीचर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ केवल हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो किसी विशेष का अर्थ प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बारे में छोटा कोष्ठ लगा देते हैं उसके आगे। ठीक है, और आपने देखा होगा, आप अगर मैं नाम लिख देता हूं, जैसे आपको अगर आप किसी क्लास के मॉनिटर हो, तो आप वहां पे क्या कर दिए हो कि टीचर आज आया नहीं, तो वहां पे क्या करेंगे, उसे खड़ा कर देंगे कि आप बच्चों के नाम लिखो जो जो भी बोलता हो या पढ़ता हो। तो वो कैसे करेगा, वैसे लिखेगा रश्मि। ठीक है, इस तरह के नाम लिखेगा, फिर दूसरा नाम लिख देगा सभी। ठीक है, फिर तीसरा नाम लिखेगा,
फिर उठेगा, इस तरह के नाम लिखेगा, या फिर यहाँ पे लिख देगा सोनिया, या फिर सोनी लिख देगा, या सोनिया लिख देगा, कुछ भी नाम इस तरह के। या फिर लड़कों का नाम अगर लिखे तो लड़कों के नाम में क्या करेगा वो, इसी तरह से जैसे राहुल, दूसरा नाम इसमें डाल देगा विजय, ठीक है, तीसरा नाम इसमें डाल देगा विनीत, इस तरह के। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे फ्रेंड के नाम है, ये मेरे फ्रेंड के नाम है, ठीक है, ये 3 लड़के, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे भी हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे हम छोटे पोस्ट का यूज करते हैं इनकी संख्या लिखने में, कि क्लास में कौन बोल रहे थे, 6 लड़के और लड़कियां बोल रहे थे, 3 लड़के और 3 लड़कियां, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, अब मैं इसका 9th वर्ड बताऊंगा, ठीक है, ये आपको समझना है अच्छे से, आपको समझना है ये अच्छे से। नेक्स्ट होता है नंबर हंसपद चिन्ह, हंसपद चिन्ह, हंसपद चिन्ह। दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या होता है, त्रुटि, त्रुटिपूर्वक चिन्ह, त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम, त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। त्रुटिपूर्वक चिन्ह किस लिए बोला जाता है, इसका चिन्ह होता है ये वाला। दोस्तों आपने देखा होगा, आपने एक वर्ड देखा होगा, जैसे ये लिखा सभी ने, जैसे सभी ने एक पत्र लिखा है, सभी ने एक पत्र लिखा था, ठीक है। सभी नाम का कोई लड़का या लड़की थी, क्या था, सभी ने एक पत्र लिखा था। अब देखो अगर यहाँ पे एक वर्ड छूट गया कहीं, एक पत्र, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे गलती होगी कि यहाँ पे छूट गया, तो यहाँ क्या करेगी, इस तरह का साइन लगा ले और यहाँ पे लिख देता है तुम्हें, तुम्हें एक पत्र लिखा था, सभी ने तुम्हें एक पत्र लिखा था। तो सेंटेंस अब भी पूरा है, पहले भी पूरा था, लेकिन अगर उसमें कुछ छूट जाए, कुछ गलती हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए, या फिर कुछ त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हंसपद चिन्ह, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन बनेगा कि हंसपद का दूसरा नाम क्या है, त्रुटिपूर्वक, या त्रुटिपूर्वक का दूसरा नाम क्या है, हंसपद। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जहां पर हमारा किसी वाक्य में कोई शब्द छूट जाए, उसके लिए हम हंसपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सभी ने तुम्हें एक पत्र लिखा था, क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपका ये वर्ड छूट गया था, तो हमने ये वाला चिन्ह लगाया और ये कंप्लीट कर दिया। आपका 10वां नंबर आता है लाघव चिन्ह। ये आपको सभी को पता होगा, लाघव चिन्ह किसके लिए यूज करते हैं हम, लाघव चिन्ह ये वाला होता है आपका ये, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, जैसा आपने देखा होगा डॉक्टर, मतलब किसी का नाम शॉर्ट में लिखने के लिए, जैसे प्रोफेसर है तो हम प्रो लिख देंगे, ठीक है। डॉक्टर है तो इसे हम डॉक्टर को ऐसे लिख देंगे, ठीक है, क्लियर होगा। आपने देखा होगा ईस्वी पूर्व, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा ईस्वी पूर्व, ऐसे भी लिख देता हूँ ना। इसी तरह से आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश, ऊ और प्रदेश ऐसे लिख दे। मध्य प्रदेश भी आपने सुना होगा, इस तरह से शॉर्ट में लिख दें, ठीक है ना। ये आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है। या फिर आप शॉर्ट में भी लिख देते हो, जैसे आपने नाम सुना होगा, नाम वो क्या लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। कौन जाना चाहेगा, सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलो, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग कहां पे करेंगे हम, किसी का भी नाम हम शॉर्ट में लिखने के लिए यूज करेंगे इसका। नेक्स्ट नंबर आता है 11। अब देखो 11 होता है आपका निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह मैंने अभी बताया था, ये वाला होता है, थोड़ा सा बड़ा लगता है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा क्या लगता है, बड़ा चिन्ह लगता है यहाँ पे, ठीक है। निर्देशक चिन्ह आपने देखा होगा कि अगर हमने कोई एक स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, तो वहां पे हमें एक लिखते हैं, उसके बाद अगर वो किसी के समझ में ना आए, अगर वो किसी के समझ में ना आए तो मैं क्या करूंगा, उसका एग्जाम्पल दूंगा। अगर एग्जाम्पल लिखने से मैं एक वर्ड लिखूंगा सबसे पहले जैसे, और उसका आगे वाला चिन्ह लगाऊंगा, तो ये वाला होता है आपका निर्देशक चिन्ह। दूसरा यूज इसका मैं बता देता हूं, वह बोला, वह बोला, सभी तुम कब लौट कर आओगे,
लौट कर आओगे, आओगे, ठीक है। वह बोला, तो यहाँ पर आपका ये वाला चिन्ह नहीं लगा, योजक चिन्ह नहीं लगा, क्योंकि योजक चिन्ह का प्रयोग करते थे विलोम शब्दों में ज्यादातर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हो उसके बारे में फिर पूछ रहे हो उससे कि सभी तुम लौटकर कब आओगे, ठीक है, सभी तुम लौटकर कब आओगे, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, या फिर हमें कोई सवाल बताया वो समझ में ना आया, फिर हम क्या करेंगे, जैसे करेंगे उसका आगे चिन्ह लगा देंगे, वो चिन्ह आपका होता है निर्देशक चिन्ह, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपका लास्ट चिन्ह बता देता हूं, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, लास्ट आपका 12 विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, ठीक है, विवरण चिन्ह, ये वाला 2 बिंदी लगा के और फिर आपके आगे लगा देता है योजक चिन्ह बोल सकते हो, या फिर आपका क्या बोल सकते हो हम इसे निर्देशक चिन्ह भी, निर्देशक चिन्ह तो नहीं होगा, योजक चिन्ह लगा देते हैं 2 बिंदु के आगे, तो ये क्या होता है आपका विवरण चिन्ह होता है, ठीक है, विवरण चिन्ह। जैसे आपने देखा होगा विवरण चिन्ह का प्रयोग हम कहां पर करें, जैसे अगर मुझे कोई पैराग्राफ यहां से यहां तक का लिखना हो, ठीक है, और इस पैराग्राफ के बारे में क्या बताया गया है, किसी पैराग्राफ में किसी लेखक के बारे में बताया गया है, तो मैं इससे पहले एक लाइन लिखूंगा कि प्रसिद्ध कवि के बारे में, प्रसिद्ध कवि की, या अगर हम यहाँ पे रचना लिख रहे हैं कि रचना निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, तो निम्नलिखित है के बाद में ये वाला चिन्ह लगाऊंगा, ये वाला आपका होता है विवरण चिन्ह। तो अगर किसी चीज का हम किसी चीज के बारे में हम डिस्कस करने चाह रहे और उसके बारे में हम उससे पहले बता रहे, तो उसके बाद में क्या चिन्ह यूज होता है आपका विवरण चिन्ह होता है। तो दोस्तों आज की क्लास ही आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मैं आपकी हिंदी इसी पे कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो जिन दोस्तों को अच्छे से समझ में आ चुका वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।